नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। और आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। मतलब आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है ना, उसका उद्देश्य किसी भी लोकतांत्रिक देश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को समझना है। भारतीय संविधान। हाँ, लेकिन उसका वो हिस्सा जिसे अक्सर सबसे जटिल मान लिया जाता है। मेरा मतलब है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जिन्हें अंग्रेजी में स्केड्यूल्स कहा जाता है। वही तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सी अनुसूची क्या करती है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम इन नोट्स का उपयोग करके इन्हें डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर इन्हें संविधान में जोड़ा ही क्यों गया। सही कहा, ये एक बहुत ही रोचक सफर है। मतलब हम 8 अनुसूचियों वाले एक नवजात लोकतंत्र को 12 अनुसूचियों वाले एक परिपक्व देश में बदलते हुए देखेंगे। और हाँ, चर्चा के अंत में इस भारी भरकम जानकारी को याद रखने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका भी साझा करेंगे, ताकि जानकारी का कोई बोझ महसूस ना हो। एकदम। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आता है मन में कि आखिर ये अनुसूची होती क्या है। हाँ, इस विषय की गहराई में जाने से पहले ये बुनियादी बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी संविधान का जिक्र होता है तो अनुच्छेदों की बात होती है। या भागों की, हाँ, आर्टिकल्स और पार्ट्स, लेकिन अनुसूचियां अक्सर पृष्ठभूमि में रह जाती हैं। मतलब बैक सीट पर। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि अनुसूची किसी मुख्य दस्तावेज के अंत में दी गई एक अतिरिक्त सूची या विवरण है। अच्छा। अगर मुख्य अनुच्छेद संविधान का ढांचा है, तो अनुसूचियां उसमें भरा जाने वाला वो विस्तार है जो समय के साथ बदल सकता है। तो इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। कानूनी दस्तावेजों के प्रारूप को अगर देखें तो ये पूछना स्वाभाविक है कि इन सूचियों को मुख्य अनुच्छेदों के साथ ही क्यों नहीं लिख दिया गया। यही सबसे बड़ा सवाल है ना? मतलब इन्हें एकदम दस्तावेज के अंत में अलग से क्यों रखा गया है? इसे एक बहुत ही व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नजरिए से देखिए। ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अनुच्छेद बता रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। अब अगर उसी एक लाइन के ठीक नीचे देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं और पूरा भौगोलिक विवरण लिख दिया जाए तो क्या होगा? बाप रे, वो तो मुख्य अनुच्छेद ही कहीं खो जाएगा उस पूरी लिस्ट में। वही तो, दस्तावेज बहुत अधिक बोझिल हो जाएगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही कुशल कानूनी रणनीति अपनाई। अच्छा, तो उन्होंने मुख्य सिद्धांतों को अनुच्छेदों में रखा। बिल्कुल। और जो विस्तृत सूचियां थीं या जो आंकड़े समय के साथ बदलने वाले थे, उन्हें अनुसूची का नाम देकर अंत में जोड़ दिया। अरे वाह, ये तो सच में एक बेहतरीन कानूनी रणनीति है। मुख्य कानून अपनी जगह एकदम स्पष्ट रहता है और उसका विस्तार अनुसूचियों में सुरक्षित रहता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, हाँ, और तब इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। और आज इनकी संख्या 12 हो गई है। मैंने भी नोट्स में यही पढ़ा। हाँ, तो ये सिर्फ एक नंबर का बढ़ना नहीं है, ये बदलाव दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है, एक स्थिर या जड़ दस्तावेज नहीं है। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, उसने खुद को ढाला। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत पहली अनुसूची से करते हैं। तो पहली अनुसूची, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी सूची है। हाँ, और उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है। किसी भी देश के लिए सबसे पहली जरूरत है ना कि भाई उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी। एकदम। भारत कहने पर किन क्षेत्रों की बात हो रही है, इसका सटीक कानूनी जवाब पहली अनुसूची है। और सबसे रोचक बात यह है कि जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना था या जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, तो सबसे पहला बदलाव इसी अनुसूची में करना पड़ता है। मतलब ये भारत के राजनीतिक नक्शे का जीता जागता सबूत है। केवल 8 अनुसूचियां थीं। और आज इनकी संख्या। बिल्कुल। इसके बाद हम दूसरी और तीसरी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों को एक साथ देखना काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों से जुड़ी हैं, हाँ, लेकिन उनके अलग अलग पहलुओं को छूती हैं। सही कहा। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और सुविधाओं के बारे में है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, और कैग के लिए भी। वहीं जो तीसरी अनुसूची है वो इन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में है। शपथ या प्रतिज्ञा। हाँ, अब यहाँ अक्सर एक सवाल उठता है कि इन दोनों को अलग अलग अनुसूचियों में क्यों रखा गया। मैं भी यही सोच रही थी, एक ही में डाल देते। इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन है।
दूसरी अनुसूची आर्थिक स्वतंत्रता देती है। मतलब एक न्यायाधीश बिना किसी डर के अपना काम कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार उनके वेतन में कोई कटौती नहीं कर सकती। अरे हाँ, ये उनकी स्वतंत्रता की रक्षा है। और तीसरी अनुसूची नैतिकता के बारे में है। शपथ का हर शब्द याद दिलाता है कि वो पद व्यक्ति का नहीं, संविधान के प्रति जिम्मेदारी का है। क्या बात है। मतलब एक अनुसूची उन्हें निडर होकर काम करने की ताकत देती है और दूसरी उन्हें मर्यादाओं से बांधती है। अधिकारों और कर्तव्यों का एकदम सही संतुलन। बिल्कुल। अब अगर चौथी अनुसूची की बात करें, यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि ये अनुसूची तय करती है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का बंटवारा कैसे होगा। इस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अमेरिका का संघीय ढांचा देखें तो वहां उच्च सदन यानी सीनेट में हर राज्य को बराबर जगह मिलती है। हाँ, चाहे राज्य बड़ा हो या छोटा, सबको 2 सीटें मिलती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे निर्माताओं ने अलग रास्ता चुना। चौथी अनुसूची जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटती है। अच्छा, इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पास राज्यसभा में 31 सीटें हैं और छोटे राज्यों के पास सिर्फ 1। ये सुनिश्चित करता है कि संसद में हर राज्य का प्रभाव उसकी आबादी के हिसाब से हो। तो अगर हम इन पहली 4 अनुसूचियों को देखें तो ये देश की एक बुनियादी नींव तैयार करती हैं: भूगोल, अधिकारी, शपथ और संसद। एकदम सही। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची की ओर, तो हमारी अध्ययन सामग्री हमें भारत की विविधता के बहुत ही संवेदनशील हिस्से की ओर ले जाती है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। भारत में विविधता कोई किताबी शब्द नहीं है, ये एक प्रशासनिक चुनौती है। तो 5वीं अनुसूची क्या करती है? ये देश भर में फैले अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए है। क्योंकि सामान्य नियम शायद उनके पारंपरिक जीवन के अनुकूल ना हो। बिल्कुल। इसीलिए 5वीं अनुसूची राज्यपालों को विशेष अधिकार देती है कि वे संसद या राज्य के किसी कानून को इन क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। लेकिन मुझे एक बात हैरान करती है, इस व्यवस्था के बावजूद एक पूरी अलग अनुसूची है, 6ठी अनुसूची। हाँ, 6ठी अनुसूची, जो विशेष रूप से सिर्फ 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM। हाँ, तो आखिर इन 4 राज्यों के लिए अलग अनुसूची क्यों? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका ऐतिहासिक कारण है। इन क्षेत्रों में ब्रिटिश काल में भी बाहरी दखल बहुत कम था, तो उनकी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं बहुत मजबूत थीं। बिल्कुल। इसीलिए 6ठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का निर्माण करती है, जो एक तरह से मिनी संसद की तरह काम करती हैं। हाँ, उन्हें जंगल, जमीन और रीति रिवाजों पर अपने कानून बनाने का अधिकार होता है। ये विविधता का सम्मान करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मतलब ये असमान संघवाद या एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। और अब आते हैं उस अनुसूची पर जिसे हमारे नोट्स में एक बड़ा सा स्टार दिया गया है। 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण। इसे केंद्र राज्य संबंधों की धुरी माना जाता है, क्योंकि यह कानून बनाने की शक्ति को बांटती है। इसमें 3 सूचियां हैं ना? हाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किसी भी संघीय ढांचे में सबसे बड़ा विवाद यही होता है कि भाई कानून कौन बनाएगा। तो संघ सूची में वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए अहम है, जैसे रक्षा या विदेशी मामले, जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और राज्य सूची में पुलिस और कृषि जैसे विषय, जिन पर केवल राज्य सरकार का अधिकार है। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा और जंगल जैसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों ने कानून बना दिया और उनमें आपस में टकराव हो गया, फिर क्या होगा? यही तो भारतीय संघवाद की खासियत है। ऐसे टकराव की स्थिति में आमतौर पर केंद्र का कानून ही माना जाता है। अच्छा, मतलब शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन देश की एकता बनाए रखने के लिए झुकाव थोड़ा केंद्र की तरफ है। एकदम सटीक। अब इसके बाद आती है 8वीं अनुसूची, जो पूरी तरह से भाषाओं पर केंद्रित है। हाँ, भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, जबकि शुरुआत में सिर्फ 14 थी। भाषा भारत में हमेशा से एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। किसी भाषा का इस सूची में होने का मतलब है कि राज्य उसके विकास की जिम्मेदारी लेगा और आधिकारिक कामकाज या राष्ट्रीय परीक्षाओं में उसका इस्तेमाल हो सकेगा। पर पता है, रिसर्च में एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। इतनी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अंग्रेजी भाषा
इस 22 भाषाओं की सूची में है ही नहीं। ये एक बड़ी ऐतिहासिक विडंबना है। अंग्रेजी को कामकाज के लिए तो अनुमति मिली, लेकिन इसे मूल सूची में नहीं रखा गया क्योंकि लक्ष्य देशी भाषाओं को बढ़ावा देना था। तो ये तो हो गई वो 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान में थीं। हाँ, शुरुआत की 8। अब बात करते हैं उन 4 नई अनुसूचियों की जो बाद में संशोधनों के जरिए जुड़ी। सबसे पहले 9वीं अनुसूची, जिसे 1951 में यानी पहले संविधान संशोधन के साथ ही जोड़ दिया गया था। इतनी जल्दी? नोट्स बताते हैं कि इसके पीछे तत्कालीन सरकार और न्यायपालिका के बीच का टकराव था। बहुत बड़ा टकराव था। हुआ क्या कि आजादी के बाद सरकार भूमि सुधार लागू कर रही थी और जमींदारी खत्म कर रही थी। तो जिनकी जमीनें जा रही थीं वो लोग अदालतों में पहुंच गए। हाँ, संपत्ति के अधिकार को लेकर अदालतें कानूनों को रद्द कर रही थीं, जिससे विकास रुक गया था। तो इससे निपटने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। इसे आप एक संवैधानिक तिजोरी समझ सकते हैं। तय हुआ कि अगर सरकार किसी कानून को इस अनुसूची में डाल दे तो अदालतें उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकेंगे। पर ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता था ना? मतलब सरकार किसी भी मनमाने कानून को इस तिजोरी में डालकर बचा लेगी? ये चिंता बिल्कुल जायज थी और दशकों तक इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी हुआ। अच्छा। लेकिन फिर 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले के बाद और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है। मतलब न्यायपालिका ने वो तिजोरी खोल दी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी समीक्षा होगी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कैसे खुद को समय के साथ सुधारता है। एकदम सही। और ऐसा ही एक और सुधारात्मक कदम था 10वीं अनुसूची, जिसे 1985 में जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, 60 और 70 के दशक में आयाराम गयाराम वाली राजनीति चल रही थी। एक विधायक सुबह एक पार्टी में है, शाम को मंत्री बनने के लिए दूसरे में चला गया। अरे बाप रे, इससे तो सरकारें रोज गिरती होंगी। जनादेश का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल। इसे रोकने के लिए 10वीं अनुसूची आई। नियम बन गया कि अगर कोई पार्टी बदलता है या पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दल बदल रोकना तो समझ आता है, लेकिन इसकी एक बड़ी आलोचना भी है। हाँ, दस्तावेजों में ये स्पष्ट दर्ज है। मतलब क्या ये कानून एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी ही पार्टी का बंधक नहीं बना देता? अगर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहे तो ये कानून उसे ऐसा करने से रोक देता है। आप बिल्कुल एक निष्पक्ष और महत्वपूर्ण बिंदु उठा रहे हैं। आज की राजनीति में ये एक बड़ी बहस है। स्थिरता तो मिल गई, लेकिन पार्टी के भीतर असहमति की जगह खत्म हो गई। बिल्कुल। हर बिल पर व्हिप जारी हो जाता है और सांसदों को उसी के हिसाब से वोट करना पड़ता है। ये स्थिरता के लिए चुकाई गई है कीमत है, जो अक्सर चर्चा में नहीं आती। खैर, अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, 11वीं और 12वीं अनुसूची, जिन्हें 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये जमीनी स्तर के लोकतंत्र यानी पंचायती राज और नगरपालिकाओं के बारे में है। आजादी के इतने सालों बाद जाकर ये महसूस हुआ कि राजधानियों में बैठकर गांव के तालाब या मोहल्ले की लाइट का प्रबंधन नहीं हो सकता। सही बात है। तो 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को काम दिए 29 विषय और 12वीं ने नगरपालिकाओं को 18 विषय सौंपे। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। स्थानीय प्रशासन अब राज्यों की दया पर नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार बन गया। तो ये था 8 से 12 अनुसूचियों का सफर। राष्ट्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया इसमें सिमटी हुई है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? इतनी सारी जानकारी को एक साथ याद कैसे रखा जाए? इसका एक बहुत ही तार्किक ढांचा है। इसे एक घर के निर्माण की तरह देखिए। अच्छा, तो हम इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। सबसे पहले 1 से 4 तक की अनुसूचियां। हाँ, ये उस घर की नींव है, देश की संरचना और महत्वपूर्ण पद। फिर 5 और 6 जनजातीय क्षेत्र, मतलब घर बनने के बाद उन लोगों का ध्यान रखना जो थोड़े अलग थलग थे। उसके बाद 7 और 8, ये उस घर के नियम और संस्कृति हैं। कानून कौन बनाएगा और भाषाएं क्या होंगी। और अंत में 9 से 12 तक की अनुसूचियां, जो समय के साथ घर में की गई मरम्मत और विस्तार हैं। कानूनों को बचाना हो, राजनीति साफ करनी हो या पंचायतों को ताकत देनी हो। इस तरह से इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। और ये सिर्फ परीक्षा वाले तथ्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। हमारे शहर का कचरा कैसे उठता है 12वीं अनुसूची तय करती है। हम आधिकारिक रूप से किन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं 8वीं अनुसूची। और हमारे नेता
पार्टी बदलकर सरकारें ना गिराएं, ये 10वीं अनुसूची सुनिश्चित करती है। बहुत खूब। अब चर्चा का समापन करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मन में आता है। इससे वाकई एक बड़ा सवाल उठता है। संविधान 8 अनुसूचियों के साथ शुरू हुआ था, और समय के साथ जरूरतें बढ़ने पर 4 नई अनुसूचियां जुड़ गई। तो आज के इस तेजी से बदलते समाज, तकनीक और पर्यावरण को देखते हुए वो कौन सा नया मुद्दा हो सकता है जिसके लिए भविष्य में हमारे संविधान को 13वीं अनुसूची बनाने की आवश्यकता पड़ जाए? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्राइवेसी को नियंत्रित करने के लिए होगा, या जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के प्रबंधन के लिए कोई नई व्यवस्था, या शायद कुछ ऐसा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा संविधान अतीत का कोई बंद दस्तावेज नहीं बल्कि भविष्य का एक खुला रास्ता है, तो ये संभावनाएं बहुत वास्तविक लगती हैं। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। सीखते रहिए,